Our today's topic is genetically modified plants. They are also known as transgenic plants. ट्रांसजेनिक, देखिए ट्रांस मीन्स हो गया जिसका ट्रांसफ़र हुआ है, किसका ट्रांसफ़र हुआ है, जीन्स का किसके थ्रू होता है, जीन्स किस में प्रेजेंट है, डीएनए में। यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें डीएनए इंसर्ट हुआ है और डीएनए इज कैरिंग डिजायर्ड जीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। देन ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम इन स्टेप से समझ सकते हैं। फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, यानी जो भी डीएनए इंसर्ट कराना है प्लांट में उसका पहले क्या होगा, आइसोलेशन होगा। आइसोलेशन होता है वो किसी अदर प्लांट से भी हो सकता है, ऐसी स्पीसीज से भी हो सकता है जो उस प्लांट से रिलेट नहीं करती है, किसी वो एनिमल से भी हो सकता है। यानी वो जो जीन हम उस प्लांट में इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो वो किस में होता है, जीन डीएनए फ्रेगमेंट में, क्योंकि जीन तो खाली आइसोलेट होगा नहीं, जीन प्रेजेंट होता है डीएनए में। सो डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट आइसोलेट करेंगे जिसको इंसर्ट करना है। एंड सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट होस्ट, यहाँ पर क्या है कि कभी भी अगर हमने जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र है, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र है, वो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा जो हम सुटेबल मेथड यूज़ करते हैं वो होता है वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। तो वेक्टर जो होता है वो क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या यीस्ट हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, एक होस्ट का काम करते हैं, यानी डीएनए फ्रेगमेंट पहले इस होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे और इस होस्ट को फिर किस में ट्रांसफ़र करेंगे, जिस प्लांट में हम वो डिज़ायरेबल करेक्टर चाहते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट होस्ट। जैसे हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, एग्रोबैक्टीरियम, प्लांट्स के लिए सुटेबल होस्ट है एग्रोबैक्टीरियम, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। फिर क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म एग्रोबैक्टीरियम। देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्रोबैक्टीरियम क्यों यूज़ किया है प्लांट्स के लिए, और बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते थे, इकोलाई यूज़ कर सकते थे या कोई और बैक्टीरियम। वाई, बिकॉज एग्रोबैक्टीरियम नेचुरली प्लांट के साथ जाके अटैच हो जाता है, यानी इसमें कोई लैब कंट्रोल जो फैसिलिटी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नेचुरली क्या होगा, प्लांट के साथ बाइंड कर लेते हैं, इसलिए एग्रोबैक्टीरियम यूज़ किया। अब इसमें होस्ट क्या लिया है, एग्रोबैक्टीरियम। सपोज ये तो है वो डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट जो हम प्लांट में इंसर्ट कराना चाहते हैं, एंड दिस इज प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड किसका है, ये प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का, जो हमने एग्रोबैक्टीरियम में से एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ बाइंड कर देंगे, इसका जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो पार्ट है वो हमने कट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसके साथ इसको बाइंड कर दिया। तो जब बाइंड करा तो ये क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेट कॉम्बिनेशन हुआ है, प्लाज्मिड कैसा हुआ है, इसके साथ कोई अदर पार्ट ऐड हो गया, तो इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये देखिए अब ये बना है, वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को किस में ट्रांसफ़र करेंगे, बैक्टीरिया में। कौन सा बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि सेल के बाहर तो ये भी रेप्लिकेट नहीं करेगा। अगर हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, क्योंकि ये प्लाज्मिड एक से तो काम चलेगा नहीं कि एक ही प्लांट में हमने चेंजेस कर दिए तो हो गया काम, नो, इसकी क्या है, मल्टीपल कॉपीज़ रिक्वायर है। तो मल्टीपल कॉपीज़ रिक्वायर है तो इसे वापस से किस में ट्रांसफ़र करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम में। ये एग्रोबैक्टीरियम में, अब ये ऐसा प्लाज्मिड था, अभी अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, यानी इसमें बाइनरी फिजन होगा और बहुत सारे क्या बनाएगा, ये बाइनरी, इसमें क्या होगा, फिजन होगा और मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी बैक्टीरिया की एंड प्लाज्मिड की। ठीक है, इस तरह से फिर ये भी डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी।
अब इस रिकॉम्बिनेंट जो ट्रांसफॉर्म हो गया एग्रोबैक्टीरियम, उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इनटू प्लांट सेल। तो पहले तो ये मॉडिफाइड हो गया, फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, ट्रांसफ़र ऑफ मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम इनटू प्लांट सेल। जिस प्लांट में भी हम वो डिज़ायर करेक्टर चाहते हैं कि ये वाला करेक्टर उस प्लांट में आ जाए, तो हम ये एग्रोबैक्टीरियम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कब करते हैं, देखिए जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो कैलस में भी कर सकते हैं, लीफलेट में कर सकते हैं, या कोई भी एक्सप्लांट ले रहे हैं, जब उसमें से कैलस बन जाएगा तो कैलस के साथ में ये डाल देंगे तो उसमें भी वो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी कैलस की सेल में ये एग्रोबैक्टीरियम बाइंड हो जाएगा। तभी तो ये एग्रोबैक्टीरियम लिया। अगर हम इकोलाई लेते तो इकोलाई नेचुरली बाइंड नहीं होता। एग्रोबैक्टीरियम क्या है, नेचुरली सेल से बाइंड हो जाता है, प्लांट सेल से। ये प्लांट सेल से बाइंड हो रहा है, एनिमल सेल से नहीं हो रहा, इसलिए इसे एनिमल में यूज़ नहीं करते हैं, यानी एनिमल में कोई जीन ट्रांसफ़र करना हो तो। फिर क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल। तो अब हम देखेंगे कि किन किन प्लांट सेल में ये जीन ट्रांसफ़र हुआ है, उनका सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए स्पेशल मार्कर्स होते हैं जो ये चेक करते हैं कि ये वाला जो डीएनए है, ये जो न्यू डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये प्लांट सेल के साथ अटैच हुआ है या नहीं हुआ। सिलेक्शन के बाद में अगर पता लगता है कि ये हो गया, देन इसका कल्चर करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में, हार्मोन में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। एंड रीजनरेशन, रीजनरेशन मीन्स न्यू प्लांट बनने लग जाएगा। और जब न्यू प्लांट बनेगा तो जो जीन ट्रांसफ़र करें उनका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। तो जो जीन ट्रांसफ़र करें उनका एक्सप्रेशन हो गया डेवलप्ड प्लांट में, तो ये फिर वो प्लांट को क्या कहेंगे हम, ट्रांसजेनिक प्लांट, क्योंकि उसमें जीन का ट्रांसफ़र हुआ। तो इस तरह से हम कोई भी प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी सुटेबल एनवायरनमेंट में रहने वाले, ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर्मेशन की टेक्निक। अब इनके जो जीन्स में मॉडिफाई हो गया, डीएनए में मॉडिफाई हो गया, इसलिए इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। अब इनके अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के जिनमें ये ट्रांसजेनिक टेक्निक यूज़ की है। फर्स्ट बेनिफिट है इंसेक्ट रेजिस्टेंट। देखिए क्या होता है कि एवरी ईयर कि इंसेक्ट्स और पेस्ट अगर क्रॉप्स में लग जाएं तो जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों लो हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर प्लांट में ऐसे जीन हो कि उनका ऐसे रेजिस्टेंट जीन हो कि अगर उन्हें इंसेक्ट इन्फेक्ट भी कर रहा है तो वो क्रॉप्स क्या हो रही है, इन्फेक्ट नहीं हो रही है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, अगर उन प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर दें जिससे उन पर इंसेक्ट्स का, पेस्ट का, निमेटोड का कोई इफेक्ट नहीं हो, तो वो क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हो जाएगी। और ये किससे पॉसिबल है, ट्रांसजेनिक से। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक क्रॉप होती है जिसे हम बीटी क्रॉप बोलते हैं। इसे बीटी क्रॉप क्यों बोलते हैं, ये बीटी जो है इसका मीनिंग है बेसिलस थ्रिजेंसिस। ये बेसिलस थ्रिजेंसिस एक बैक्टीरियम है। ये क्या है, बैक्टीरियम। इसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन है क्रिस्टल प्रोटीन। ये क्रिस्टल प्रोटीन क्या कर सकता है, ये जो इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल है, इंसेक्ट की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको, उसमें पोर कर देगा। एलिमेंट्री कैनाल को क्या कर देगा, पोरस कर देगा। और ये एलिमेंट्री कैनाल अगर पोरस हो जाएगी तो उसमें जो बाहर वाला फ्लूइड है वो एंटर होगा, तो एलिमेंट्री कैनाल फूल जाएगी और ब्रेक हो जाएगी। तो उससे इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यानी वो इंसेक्ट है, उसकी डेथ हो गई। ऐसा किससे पॉसिबल हुआ, क्रिस्टल प्रोटीन से। अब क्रिस्टल प्रोटीन कहाँ से बना होगा, देखिए प्रोटीन जो होता है, हमने ये टेक्निक पढ़ी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स ऐसा कोई ना कोई जीन होगा इस डीएनए में जो ये
इसका mRNA बना रहा होगा और फिर उससे क्या बन रहा होगा, क्रिस्टल प्रोटीन। यानी DNA से mRNA यानी ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से फिर ट्रांसलेशन, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है, इसको जो कोड करता है उस जीन को नेम दे दिया क्राइजीन, यानी क्रिस्टल जीन। तो ये क्राइजीन किस में प्रेजेंट होते हैं, बेसिलस थ्रीजेंसिस बैक्टीरियम में। अगर इसमें से ये जीन आइसोलेट कर लें और उन प्लांट्स में इंसर्ट कर दें जिनमें इंसेक्ट से जो क्रॉप्स खराब हो जाती है, तो उनमें भी ये जीन आ जाएगा। और उनमें जीन आते ही जब वो इंसेक्ट इस क्रॉप को अफेक्ट करेंगे, तो ये क्राइजीन जो है क्रिस्टल प्रोटीन से उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल ब्रेक होगी, और एलिमेंट्री कैनाल ब्रेक होने से वो क्या हो जाएंगे, वो इंसेक्ट मर जाएंगे। तो ये वो इंसेक्ट होते हैं हार्मफुल, जो इंसेक्ट पर ही इफेक्टिव है, जो प्लांट्स को हार्म करते हैं। यानी ये जो फ्लाइज हैं, या हम कहेंगे दूसरी ये जो बटरफ्लाई है, सिल्क है, इनको अफेक्ट नहीं करेंगे ये जीन। ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है क्राई प्रोटीन, और क्राई प्रोटीन किससे बना, क्राइजीन से। एंड क्राइजीन किससे आइसोलेट करा, बेसिलस थ्रीजेंसिस बैक्टीरियम से। इसलिए जिन क्रॉप्स में ये क्राइजीन इंसर्ट होता है, उन क्रॉप्स को बीटी क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ये 2002 में इंडिया ने अडॉप्ट किया। वैसे इससे पहले यूएसए में बहुत सारी क्रॉप्स का फॉर्मेशन हुआ था, और जो फर्स्ट क्रॉप बनी थी वो थी बीटी कॉटन। इसके अलावा बीटी मेज, बीटी राइस, बीटी टोबैको। यानी बीटी नेम आ जाएगा, इट मीन्स उस क्रॉप्स के अंदर क्या है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, उन प्लांट्स में, ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स ही हैं जिनमें ये जीन आया। तो इससे हमने कैसी क्रॉप्स बना ली, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। क्लियर। सेकेंड बेनिफिट इज हर्बिसाइड टॉलरेंस। देखिए हर्बिसाइड टॉलरेंस मीन्स क्या होता है। सबसे पहले तो हर्ब देखते हैं। देखिए हर्ब्स यानी वीड्स, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप्स के साथ में ग्रो कर लेते हैं। अब उन प्लांट्स को रिमूव करने के लिए फार्मर्स किसका स्प्रे करते हैं, वीडीसाइड का या हर्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। उससे ये जो वीड्स हैं ये तो रिमूव हो ही जाते हैं, साथ साथ क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं हमारी क्रॉप्स को भी हार्म होता है, उससे भी इतना लॉस होगा। क्यों, क्योंकि ये केमिकल है, और इस केमिकल को यूज़ करके उस प्लांट्स में भी वो केमिकल जाएगा। तो क्या होगा कि हर्बिसाइड टॉलरेंट, तो वो प्लांट भी क्या हो जाते हैं, ग्रो नहीं करते। तो प्लांट जो साइंटिस्ट जो थे, प्लांट साइंटिस्ट, उन्होंने ऐसी टेक्निक यूज़ की कि ये वीड्स का जब स्प्रे हो, वीडीसाइड का स्प्रे हो क्रॉप्स पे, तो वीड्स तो रिमूव हो ही जाए, लेकिन जो हमारी यूज़फुल क्रॉप है उसको कोई लॉस नहीं हो, उसको कोई लॉस नहीं हो। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ कि उनके अंदर जीन ट्रांसफ़र कर दिया जो इस हर्बिसाइड को, इस केमिकल को टॉलरेट कर ले, तो उसे हम बोलेंगे हर्बिसाइड टॉलरेंस। यानी हर्बिसाइड टॉलरेंस की कैपेबिलिटी किससे पॉसिबल हुई, इस जीन ट्रांसफ़र टेक्निक से हुई। तो प्लांट्स कैसा हो गया कि वो हर्बिसाइड्स यानी उस केमिकल को टॉलरेट करने वाला हो गया। कि इतने हार्मफुल केमिकल का जब स्प्रे किया तो प्लांट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वीड्स रिमूव हो गए, वीड्स की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई। थर्ड इज फ्रूट राइपनिंग। आपको पता है कि जो फ्रूट राइप होता है तो कौन सा हार्मोन उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस प्लांट हार्मोन है। इसका फॉर्मेशन जैसे जैसे होगा तो जो फ्रूट है वो भी क्या होने लग जाएगा, राइप होना स्टार्ट होगा। तो राइप होगा, इट मीन्स राइप हो के फिर अगर उसमें ज़्यादा ही जैसे इथाइलिन गैस कंटिन्यू बनेगी तो धीरे धीरे उसकी रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी ज़्यादा दिन तक प्लांट नहीं रखते। ये तो हो गया नेचुरली प्रोसेस। अब क्या होता है कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जिनको ट्रांसपोर्ट करना होता है वन, हम कहेंगे प्लेस टू अनदर, या फिर कई इम्पोर्टेड भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जो बाहर से आते हैं। तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर जब लेकर आते थे तो वो कई प्लांट जो थे, वेजिटेबल्स और फ्रूट डैमेज हो जाते थे ड्यू टू रोटिंग। क्यों, क्योंकि उनमें इथाइलिन जो था वो कंटिन्यू बनेगा।
अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि अगर ये इथाइलिन को बनने से ही रोक ले, यानी इथाइलिन जो है इसका फॉर्मेशन ही इनिबिट हो जाए, तो वो फ्रूट है वो राइप नहीं होगा, और राइप नहीं होगा तो वो उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक भी वो ट्रैवल कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लस लॉन्ग डेज के लिए भी रख सकते हैं। तो इसके लिए अमेरिका में एक टमाटो जो इसका फॉर्मेशन हुआ फ्लेवर सेवर, ये टमाटो वैरायटी बनाई। यही टमाटो वैरायटी जिसे हम विदेशी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है और रेफ्रिजरेटर में 15-20 डेज आराम से रख सकते हैं इन्हें। ये फ्लेवर सेवर टमाटो क्या होते हैं, इनकी जो वॉल है वो डिग्रेड नहीं होती है। ऐसा क्या होता है कि डिग्रेड नहीं होती? एक्चुअल में पैक्टिनेज एंजाइम जो है वो नहीं बनता है। पैक्टिनेज एंजाइम कब बनता है? जब इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है। तो मीन्स इथाइलिन जो है उसका प्रोडक्शन लो कर दिया जीन के थ्रू, यानी ऐसे जीन ट्रांसफ़र किए जिन्होंने किसको इनिबिट किया? इथाइलिन के प्रोडक्शन को लो किया। इथाइलिन नहीं बना तो पैक्टिनेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, पैक्टिनेज फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो जो वॉल है वो डिग्रेड नहीं हुई, वॉल डिग्रेड नहीं हुई तो जो भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रख सकते हैं। और इसका एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टमाटो, जो मार्केट में सैलेड टमाटो बोलते हैं, जिनकी वॉल बहुत थिक होती है। जो देसी विदेशी ऐसे टमाटो बोलते हैं, ये वही है फ्लेवर सेवर, जो थिक वॉल टमाटो आते हैं। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग से कई बार क्या होता है कि ऐसे जो न्यूट्रिएंट होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो नेचुरली प्लांट में डेवलप नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्हें किससे पॉसिबल कर सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स डेवलप करना प्लांट में। एग्जांपल गोल्डन राइस। गोल्डन राइस है, फुल ऑफ विटामिन ए है। प्लांट्स में विटामिन, राइस में कभी भी विटामिन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसा राइस बनाया है जो इसमें क्या है? विटामिन ए है। तो इससे इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी और साथ साथ इसमें क्वालिटी के कारण इसका प्राइस भी रेज हो गया, क्योंकि ये फुल ऑफ विटामिन है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं कि कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट अगर हम उसमें ऐड कर दें प्लांट्स में, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मिंग। लास्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी और क्या क्या पॉसिबल था, ये अचीवमेंट्स हैं। कैसे कैसे मतलब अचीवमेंट्स है कि ऐसे प्लांट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी मीन्स होता है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट में? एंथर, और एंथर में भी क्या? पॉलन ग्रेन। तो कई बार क्या होता है कि प्लांट्स में अगर अनवांटेड पॉलिनेशन है, कि अनवांटेड पॉलिनेशन मीन्स हो गया कि अगर प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन स्टॉप करना है तो उसे पॉलन को रिमूव करना पड़ेगा। तो पॉलन को रिमूव करने से अच्छा है कि हम क्या करें कि प्लांट में को मेल स्टेराइल कर दें। प्लांट को मेल स्टेराइल करने से क्या होगा? उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप नहीं होगा और प्लांट में अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं होगा। कि आप चाह रही हैं कि किसी दूसरी वैरायटी से पॉलिनेशन हो, इसका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो, तो प्लांट में मेल स्टेरिलिटी भी डेवलप कर सकते हैं। ये कैसे होगा? देखिए, मेल स्टेरिलिटी डेवलप करने के लिए एक एंजाइम है बार्नेस। ये एंजाइम है आरएनए को क्या कर देता है? हाइड्रोलाइज कर देता है। इट इज एन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ठीक है, आरएनए हाइड्रोलाइज एंजाइम है। तो ये पॉलन ग्रेन जो होगा उसमें अगर आरएनए का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, यानी उसके आरएनए को ये डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो बार्नेस एंजाइम किस जीन से बना होगा? बार्नेस जीन से, क्योंकि डीएनए में जीन, जीन से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो उस प्लांट में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। बट आपको ऐसा लगा कि आप इस कैपेबिलिटी को रीस्टोर करना चाहते हैं कि प्लांट वापस से क्या ऐसा हो जाए? मेल फर्टाइल हो जाए, उसमें ये मेल स्टेरिलिटी नहीं हो,
तो इस टेक्निक से रीस्टोरिंग की भी कैपेबिलिटी है। इसमें क्या होता है, एक दूसरा और प्रोटीन बन सकता है, वो है बार स्टार प्रोटीन। ठीक है, बार्नेज प्रोटीन क्या करेगा, बार्नेज एंजाइम तो उस आरएनए को हाइड्रोलाइज कर देगा, तो पॉलीमरेज फॉर्मेशन नहीं होगा। और बार स्टार प्रोटीन क्या करेगा, इस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को बाइंड कर लेगा, यानी आरएनए हाइड्रोलाइज नहीं हो, इसको बाइंड कर लेगा, और बाइंड करते ही आरएनए हाइड्रोलाइज नहीं होगा और पॉलीमरेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी मेल वापस से फर्टाइल भी हो जाए, वो बार स्टार प्रोटीन से पॉसिबल है। मेल स्टेराइल हो तो वो बार्नेज से, और फर्टाइल हो जाए वापस से तो बार स्टार। तो इस टेक्निक का बार्नेज बार स्टार मैकेनिज्म विच इज़ यूज टू मेक मेल स्टेराइल एंड फर्टाइल प्लांट। इज इट क्लियर? तो ये थे वो अचीवमेंट्स एंड एप्लीकेशन जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स में अभी तक हो चुके हैं। क्लियर? बस ट्रांसजेनिक प्लांट्स के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ये ड्रॉबैक क्या है, देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट तो ये होते हैं कि जो प्लांट का जो इवोल्यूशनरी पैटर्न है वो चेंज हो गया। एक तो कि नेचुरली जो इवोल्यूशन होना था उसको हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया इन प्लांट्स में चेंज करके। सेकंड, ये जितने भी जो जीन्स जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उनमें एंटीबायोटिक मार्कर ज़रूर यूज़ करते हैं। जितने भी बैक्टीरिया जो ट्रांसमिटेड जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये चेक करने के लिए आते हैं कि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ, तो इनको ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इसका ह्यूमन पे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है कि जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम में भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर आ रही है। यानी जब हम बीमार पड़ते हैं, जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उनका जो इफ़ेक्ट होना चाहिए वो हम पर उतनी ही इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह के ट्रांसजेनिक प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी हम में भी आ रही है, जो सही नहीं है। क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी हम में आएगी तो जब हम बीमार होंगे, जब हम एंटीबायोटिक डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो हम पर असर नहीं करेगी। वाई? बिकॉज हमने कई ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स कंज्यूम कर लिए हैं जिनसे क्या हो रहा है कि ये जो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। तो इसलिए क्या होते हैं, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं, नेचुरली फार्मिंग जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हो, कुछ नहीं हो। क्लियर? तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के। बट इसका अगर हम एप्लीकेशन एंड अचीवमेंट देखें तो इसने प्लांट जो एक रिवॉल्यूशन ला दिया है ट्रांस, और ये 20-30 ईयर्स से इस पर रिसर्च चल रही है एंड कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का। थैंक यू।